नमस्कार, स्वागत है आपका। देश के अंदर 2 दिन बाद में नई सरकार बनने जा रही है और सरकार जब देश में बन रही है उससे पहले पूरे 2 महीने 3 महीने तक पूरे भारत देश में लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव में वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद में एक एग्जिट पोल हुआ। एग्जिट पोल में क्लियरली सरकार एनडीए या नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखाई गई थी, लेकिन आए नतीजे सबको चौंकाने वाले। और नतीजों में इतना परिवर्तन क्यों हुआ, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, नतीजों में इतना परिवर्तन क्यों हुआ। बीजेपी और तमाम टीवी चैनल या यूट्यूबर्स ये सोच के चल रहे थे कि 400 से ऊपर सीटें एनडीए की आएगी या 300 से ऊपर सीटें बीजेपी की आएगी। ऐसा हुआ क्यों नहीं, सोचने और देखने वाली बात थी। क्या उन्होंने कांग्रेस को बहुत कम आंका, क्या सत्य बात है? इन तमाम मुद्दों में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करके कमेंट जरूर करें आप हमारी राय से कितना सहमत है या असहमत है। बात करता हूं इन लोकसभा चुनाव के अंदर। सबसे पहले राजस्थान के अंदर कुल 25 लोकसभा चुनाव की सीटें थी। सभी लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि 20 से 21 सीटें बीजेपी आराम से सेफ साइड से जीत रही है। 3-4 सीटों में कहीं ना कहीं लफड़ा हो सकता है, ऐसा मान रहे थे। लेकिन आप आश्चर्यजनित रह जाओगे रिजल्ट आने के बाद में जब 11 सीटें कांग्रेस जीत रही है। ऐसा किसी टीवी चैनल ने, किसी यूट्यूबर्स ने नहीं कहा था। हाँ, कार्यकर्ताओं ने या सोशल मीडिया पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने या कुछ नेताओं ने जो कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा था कि आप देखते जाइए, हम 11 से अधिक सीटें जीतेंगे। उनका ऐसा आकलन था। आज इस समय मैं कह रहा हूं कि वो सही थे और 11 सीटें राजस्थान में उन्होंने जीती निश्चित तौर पे। ये नीचे का अंडरग्राउंड भूकंप था जिसका अंदाजा कोई भी टीवी चैनल या यूट्यूबर्स नहीं लगा पाया। और इस कदर नीचे 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 राजस्थान के अंदर कम से मैं कह रहा हूं कि 11 सीटें कांग्रेस लेके चलेगी आराम से। कांग्रेस के चुनाव लड़ने का तरीका, बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका, दोनों की आप तुलना कर लो। उनको देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था कि ऐसी घटनाएं हो सकती है क्या। लेकिन क्या राजस्थान के अंदर जो सीटें गई, क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी हालत हुई? जी हां, यूपी के अंदर सब मान के चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की 60 से अधिक सीटें आ सकती है, जहां भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसी बातें महाराष्ट्र में थी जहां भी थोड़ा बहुत फैल हुए। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक फैल हुए। ऐसा मान रहे थे कि 18 सीटें बीजेपी की पहले से है, इस बार बढ़ के आएगी। लेकिन जिस ममता बनर्जी की सरकार वहां पर है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस की, उसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, राज्यपाल से भी उनकी टकराट हुई, अन्य कई विवाद हुए। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि सरकार नई नई बनी हो, वो हनीमून पीरियड में चल रही हो और इतने अधिक सीटें जीती है कि पिछली वालों से भी ज्यादा। बीजेपी पिछली बार 18 थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार घट के 11 या 18 से कम हुई है। तो ऐसा क्या कारण था कि ममता बनर्जी लगातार 2 बार से, वहां से 3 बार से सरकार चला रही है, फिर भी उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्या कारण था? इन कुछ कारणों पे हम नजर दौड़ाएंगे तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे शायद किसी हद तक। सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि बीजेपी के अंदर आरएसएस का अत्यधिक सक्रिय नहीं होना और बीजेपी का चुनाव नहीं लड़कर नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक मैं या अहम का चुनाव कर देना, अहम का किरदार बन गया। जहां भी मोदी जी चुनाव जाते थे रैलियों में, वो एक बात कहते थे, मोदी जी की गारंटी। और लगातार 10 साल तक शासन करने के बाद में कहीं ना कहीं ये नारा मोदी जी की गारंटी, ये शायद पब्लिक में नहीं चल पाया और इसके नहीं चल पाने के कारण नुकसान भी हुआ है। अधिक सक्रिय आरएसएस क्यों बोल रहा हूं? आरएसएस भी शायद अधिक सक्रिय नहीं दिख रही थी ग्राउंड में, धरातल के लेवल पर। और आपको ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस का केडर कहीं ना कहीं यूपी में और एमपी, महाराष्ट्र, इनमें कई राज्यों में अच्छा केडर है। पश्चिम बंगाल की बात मैं नहीं करूंगा। दूसरा कारण सबसे बड़ा मैं मानता हूं, बीजेपी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जिस पार्टी की सरकार बने उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा। उनकी परफॉर्मेंस इस लेवल पे हम नहीं कह पाएंगे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की परफॉर्मेंस। हम हर बार तुलना राहुल गांधी की करते थे हर चुनाव में, लेकिन जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस बार। इसी तरह बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा क्या इतने लोकप्रिय थे? क्या उन्होंने किसी हिंदी भाषा क्षेत्र में या कहीं पे भी प्रभावी चुनावी रणनीति वो बना पाए? हाँ, हम मानते हैं चुनावी रणनीति निश्चित तौर पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ी जाती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक कमाल होता है। ये देखने वाली बात है बहरहाल कि जेपी नड्डा अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली है उसको देखकर तो लग रहा है कि निश्चित तौर पर बने रहेंगे।
उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा था, एक नारा चला था, अब की बार 400 पार। ये नारा किसी हद तक सही हो सकता है क्या, लेकिन उसके बाद आप देखोगे 400 पार के बाद में बीजेपी के कुछ सांसदों ने, कुछ नेताओं ने अति उत्साह में बयान दिया था कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। अब संविधान किस लिए बदलना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसको कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, विशेष तौर पे मैं यूपी की बात करूंगा। यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने यह बात आम जनता तक अति आराम से पहुंचाई कि यह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि SC ST का आरक्षण खत्म करेंगे, और यह बात SC ST के कानों तक नीचे पहुंचा दी। कहीं ना कहीं वो वोट तबका आराम से बीजेपी या NDA से घिसक गया, बिना किसी हवा, बिना किसी करंट के। हालांकि 5वें, 6ठे, 7वें चरण को में जब तक इस बात का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होता है, तब वो अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया से मिलते हैं, तब ये बात बताते हैं कि हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत कहाँ आ गई। कोई भी संविधान संशोधन करना होता है तो उतना बहुमत का आंकड़ा तो हमारे पास पिछली बार भी था, और हम आरक्षण के पक्ष में हैं। हम जिंदगी में कभी भी आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे नहीं, जो खत्म करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ बीजेपी सदैव खड़ी रहेगी, ऐसे वक्तव्य आए। लेकिन तब तक धरातल के नीचे से पानी बहुत बह चुका था और SC ST के वोटर्स प्रत्येक राज्य में लगभग शिफ्ट हुए। 2 से 3%, 4% का शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट हो जाना। ये छोटी बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे SC ST के वोटर शिफ्ट हो गए, लेकिन जो इस बात को जिनके माइंड में घुस गया कि हाँ साहब हमारा आरक्षण खत्म होना चाहिए, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर एक बात और है, बीच चुनाव में बीजेपी ने कुछ ऐसी बातें की जो खुल के मुसलमानों के खिलाफ थी। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, ये बात सत्य है, लेकिन मुसलमानों की कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव सोच मान लो या फिर कुछ विचारधारा मान लो, फिर भी बीजेपी 4, 5, 6, 7% वोट कहीं ना कहीं मिलते हैं बीजेपी को। ऐसा जो चुनाव को नजदीक से देखते हैं वो मानते हैं। ज्यादा वोट नहीं मानते तो 4 से 7% के आसपास बीजेपी को वोट कहीं ना कहीं मिलता है, जो अब ऐसे मिलता होगा। लेकिन ऐसे बयानों के बाद में मुसलमानों का वोट पूरी तरह से कन्वर्जन एंटी बीजेपी हो गया। चाहे वो कोई चुनाव लड़े, उसको उससे मतलब नहीं था, और बीजेपी को 0/0 मिलने के आसार हो गए। हम ऐसा नहीं मान के चल रहे कि मुसलमानों का वोट कोई बीजेपी को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो फिर अल्पसंख्यक मोर्चा वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई हुई होती है, बीजेपी उसमें काम भी करती है, और वैसा बीजेपी का मानना है कि मुसलमानों के वोट लेंगे। लेकिन इन बयानों के आधार पर वो बिल्कुल 0 हो गए, और 0 होकर जो कुछ राज्य थे जिसके अंदर पश्चिम बंगाल भी आता है और DMK वगैरह जहां शासित राज्य है, तमिलनाडु वगैरह, वहां पर भी एक साथ मुस्लिम वोट एक जगह होकर कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हिंदी भाषा क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं, जैसे किसी सीट पर 30% मुसलमान है या 20% मुसलमान है, तो उनका एक तरफ मतदान साथ में SC ST का मिल जाना, और उसके बाद में कैंडिडेट के वोट में इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक पार्टियों ने प्रत्येक धर्म जाति के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि समस्त हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया होता। किसी अगर सपा ने ब्राह्मण को टिकट दिया है या किसी और जाति को टिकट दिया, तो वो अपनी जाति के खुद के वोट भी लेके आ रहा है। उसके साथ पहले से भी मुसलमान खर्च के वोट बैंक है, उसके साथ पहले भी कुछ SC ST के वोट बैंक है, और वो अपनी जाति के वोट बैंक लेके आ रहा है। तो इसके कारण से भी बहुत बड़ा नुकसान स्पेशली यूपी में हुआ है। पश्चिम बंगाल में शुद्ध रूप से जो मोमडेंस वोट है वो एक तरफा तृणमूल कांग्रेस में चले गए, और कैंडिडेट जो खड़े हुए उनके वोट, और शायद मैं ये भी मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की कुछ योजनाएं या उनकी लोकप्रियता, ऐसा नहीं मान सकते कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। गिरावट आती तो इतनी सीटें एक साथ जीतना नामुमकिन था। उसके बाद में हम बातें कर सकते हैं कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास। जी हां, बीजेपी को आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था कि हम आराम से जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नई प्रणाली पिछली बार 2019 में कुछ हद तक बनाई थी कि हम बूथ पे जाएंगे। उससे पहले अमित शाह ने 2014 में चुनाव में बनाया था कि पन्ना प्रमुख के पास जाएंगे, यानी एक पन्ने का वोटर लिस्ट का प्रमुख। और वो इस बार 2024 के चुनाव में पन्ना प्रमुख हो या बूथ प्रमुख हो, वो किसी हद तक अति सक्रिय नहीं दिखे। एक लेवल तक सक्रिय दिखे। अति सक्रिय दिखने का मतलब होता है जैसे 2014 और 19 में काम किया वैसा काम नहीं किया, और काम नहीं करने के कारण उनको आत्मविश्वास था कि हम तो जीत ही रहे हैं, और वो एक नुकसानदायक बीजेपी को हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इतनी देर चर्चा करी कि बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी को नुकसान क्या हुआ। बीजेपी ने आज NDA, पहले सरकार थी NDA की 14 में, 19 में, क्या 24 में है? बिल्कुल है। क्या NDA ने सरकार बनाई है? क्या स्थिर सरकार देगी? बिल्कुल स्थिर सरकार है, कहीं इसमें टूटने घबराने की जरूरत नहीं है। 293 जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन 293
सांसद एनडीए के पानी में थे, एनडीए के ग्राउंड में थे, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक लगभग 303 सांसद लिखित रूप से एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए को उन बातों कहीं ना कहीं बड़ा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सरकार स्थिर रहेगी, बिल्कुल स्थिर रहेगी। क्या इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं बना सकता। सीटें जीत के ज्यादा आया है। कांग्रेस 99 सीट जीत के खुशियां मना रही है, लेकिन बीजेपी 243 सीट जीत के, हम लोग अगर ये कहें कि बीजेपी हार गई तो हम हार नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। जिस उत्साह से चुनाव लड़ा था, जहां उनको जाना था, जिस डगर पे पहुंचना था वहां पे नहीं पहुंचा, उसका नुकसान बीजेपी को निश्चित तौर पे हुआ है। धन्यवाद।